नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 9 चैप्टर प्रकाश का 16वां भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, लघुत्तरात्मक प्रश्न जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो छोटे और एक थोड़े बड़े। यानी 2 नंबर वाले प्रश्न भी लघुत्तरात्मक के अंतर्गत आते हैं और 3 नंबर वाले प्रश्न भी किसके अंतर्गत आते हैं? लघुत्तरात्मक के अंतर्गत आते हैं। 3 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं उनमें व्याख्या आदि पूछी जा सकती है और 2 नंबर वाले प्रश्नों में परिभाषाएं, प्रकार, नाम कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न है इसमें। पर उससे पहले, चूंकि इस प्रकाश वाले पार्ट में आपने दर्पण और लेंस दोनों से ही प्रतिबिंब निर्माण के बारे में सीखा था, पर अक्सर बच्चे गलत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दर्पण और लेंस का निर्माण नहीं कर पाते। तो हम प्रश्न शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि दर्पण और लेंस का निर्माण कैसे करें। दर्पण के बारे में मैंने पहले भी बताया था, पर फिर से एक बार बता रही हूँ, जिससे आप लोग नाप से और किस प्रकार से बनाना है दर्पण को, तो उस प्रकार से बना के और लेंस को उस प्रकार से बना के फिर प्रतिबिंबों का निर्माण कीजिएगा। तो हम आते हैं कि किस प्रकार से दर्पण बनाएं और किस प्रकार से हम लेंस बनाएं। तो बच्चों, ये है, मान लीजिए आपकी कॉपी की लाइन है। कॉपी में जो लाइन होती हैं उनमें से यदि आपको बड़ा बनाना है दर्पण या लेंस तो आप 7 लाइनों का इस्तेमाल करिएगा, और छोटा बनाना है तो आप 5 लाइनों का इस्तेमाल करिएगा। यानी जो भी लाइन है हमारी विषम संख्या में होंगी, 5 या 7। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। कौन सा है हमारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो निर्माण करना है, मान लीजिए ये क्या है, 5 लाइनें हैं कॉपी की। तो किस तरह का होता है अवतल दर्पण? आपने देखा था इस तरह का होता है, और इसके इस वाले भाग पर क्या होती है? पॉलिश होती है। इस तरह का दर्पण होता है। इसको बनाने के लिए आप प्रकार में पेंसिल लगाइएगा, और उस पेंसिल को, ये जो बीच की लाइन है, 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ दो, ये बीच की जो लाइन है इस पर यहाँ रखिएगा प्रकार को, और यहाँ से एक वृत्त खींचिएगा जिसका चाप इन 5 लाइनों में आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। तो ये दर्पण किसका बना? हमारा नाप का बन गया बिल्कुल। अब इस दर्पण में पीछे की तरफ क्या कर देंगे आप? पॉलिश कर देंगे। जहां आपने प्रकार रखा था वहां आपका बनेगा वक्रता केंद्र, क्योंकि वक्रता केंद्र वैसे भी क्या है, हम दर्पण को जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं या जिस खोखले गोले का दर्पण भाग है उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र है, और लेंस भी वही है। तो इसलिए जहां प्रकार रखा है आपने वो क्या बन जाएगा? आपका C। और आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो किसकी आधी होती है? इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। उसकी आधी हम किसकी सहायता से करेंगे? स्केल की सहायता से। स्केल की सहायता से उसको आधे पर बिल्कुल पॉइंट लेकर और निशान लगाइएगा, और वहां F यानी हमारा मुख्य फोकस या फोकस बिंदु बन जाएगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें नाप से बनाई हैं तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सही जगह पर, सही नाप का और बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप किसका निर्माण करेंगे? अवतल दर्पण का। अब वो चाहे आपसे कोई सी भी स्थिति पूछ ले, वो C से परे की ले ले तो आप यहाँ रखेंगे। अगर वो अनंत पे कहता है तो वस्तु तो है ही नहीं है, प्रकाश की किरणें इन दोनों लाइनों पे से आ जाएंगी और टकराएंगी और क्या होंगी? अभिसारित होंगी। कहाँ से? फोकस बिंदु पे से। तो यही प्रतिबिंब बनेगा। यदि यहाँ रखा ये वस्तु तो कहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब? देखिए आप, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन दोनों के बीच में बनेगा। यहाँ पे C पे रखिए तो C पे ही बनेगा। इस तरह से आप जब भी निर्माण करेंगे तो नाप से आप दर्पण का निर्माण करेंगे। अगर हमको उत्तल दर्पण बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे? उत्तल दर्पण किस तरह का होता है बच्चों? इस तरह का होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रकार रखेंगे और इस तरह से एक चाप खींच देंगे, और अंदर की ओर क्या हो जाएगी? पॉलिश। और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको किसका निर्माण करना है? दर्पणों का। और दर्पण के बाईं ओर, ये साइड बाईं है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी? बाईं ओर रखी जाएगी। और वस्तु आप ये ध्यान रखें, हमने जब दर्पण इतना बड़ा बनाया है तो वस्तु को हमें यहाँ तक नहीं बनाना, ये गलत हो जाएगा। हमें वस्तु कितनी बनानी है? लगभग इतनी बनानी है, जिससे जो भी प्रकाश आए उसे आसानी से आप वहां से टकरा सकें। किस पे गिरा सकें? उसको दर्पण पर दिखा सकें या गिरा सकें। समझे बच्चों? इसी तरह से लेंस का निर्माण करना है। लेंस, उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस किस तरह का होता है?
इस तरह का होता है, यानी इसके दो पृष्ठ हैं। दोनों ही पृष्ठ किसके भाग मान सकते हैं हम? खोखले गोलों के भाग मान सकते हैं। तो लेंस बनाने के लिए सबसे पहले इन 5 लाइनों पर इस तरह की डॉट डॉट लाइन बनाइए। ठीक है बच्चों, ये जो डॉट डॉट लाइन बनी है, इस डॉट डॉट लाइन के दोनों तरफ हम पृष्ठ बनाएंगे। किसके? लेंस के। वो किस तरह से बनेंगे? आप प्रकार में पेंसिल लगाकर एक निश्चित नाप लीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ रखेंगे आप पेंसिल को, ये प्रकार को यहाँ रखेंगे, प्रकार की नोक को, तो वो इतनी दूरी पर आए। तो जब आप इस तरह से एक चाप मारेंगे तो वो इस तरह का बनेगा। इतनी ही दूरी यहाँ से लेकर, जो केंद्र से इन्होंने दूरी ली थी यहाँ से यहाँ तक की, वही दूरी हम कहाँ से लेंगे? अब यहाँ से ले लेंगे और चाप मारेंगे तो वो इस तरह का बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के ये इस तरफ बाईं तरफ वाला C1 यानी वक्रता केंद्र और ये C2 वक्रता केंद्र। आपको पता है 2 प्रश्न है तो 2 वक्रता केंद्र होंगे। इस तरह से आप इसका निर्माण करेंगे और फिर यहाँ पे C बन गया। ये बीच का पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? O यानी प्रकाशिक केंद्र। और इन दोनों के बीच का जो भाग होगा वो क्या होगा? F1 और इधर हो जाएगा क्या? F2। वो इन दोनों के बीच का भाग होगा। इस तरह से नाप से आप मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे और लेंस का निर्माण करेंगे। इसी तरह से हम किसकी बात कर सकते हैं? अवतल लेंस की। अवतल लेंस में किस तरह का होगा आपका? इस तरह का होता है अवतल लेंस। इसके जो पृष्ठ हैं, एक इधर का होगा गोले का, एक इधर का होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले वही लाइन खींचेंगे बीच में। अब आप इस लाइन के इधर देख लीजिएगा हमको कितना चौड़ा बनाना है, कि 5 सेंटीमीटर बनाना है, कितना बनाना है। तो जो आप प्रकार रखेंगे यहाँ पर, वो प्रकार इस तरह रखेंगे कि इसके इधर जितना चौड़ा है उससे कम, जैसे यहाँ पर बीच में काटे और इधर बीच में काटे। ये लाइन थोड़ी क्या हो जाएगी? चौड़ी रखनी है हमको, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है वो किनारों पर मोटा होता है और बीच में सकड़ा होता है। अब यहाँ से जो भी चाप मारेंगे वो इस तरह का लगेगा और इधर से मारेंगे वो इस तरह का। किधर से? इस तरफ से मारेंगे। तो आप दोनों तरफ ही हमारे क्या बन जाएंगे फिर? वक्रता केंद्र। इस लाइन को बढ़ा लीजिएगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर। मान लीजिए इधर वक्रता केंद्र बना और एक इधर बना, तो कौन सा? C1 और ये क्या हो गया? C2 और इनके बीच की आदि F2 और ये क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसका निर्माण करेंगे? लेंस और दर्पणों का करेंगे। उसके बाद ही किरण चित्रों का निर्माण करेंगे। ये तो थी एक साधारण सामान्य बात जो आप सबको आनी चाहिए और इसी से आपके सारे किरण चित्र सही होंगे। अब हम आते हैं अपने लघुत्रात्मक प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न जो है वो है, नियमित परावर्तन व विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? हमने परावर्तन के समय पे पढ़ा था कि परावर्तन 2 प्रकार का है, नियमित और विसरित। नियमित क्या था? समतल चिकने पृष्ठ पे से होने वाला परावर्तन। और विसरित क्या था? खुरदरे पृष्ठ से होने वाला परावर्तन। तो हम नियमित परावर्तन में क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश पुंज किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में लौट जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। और आप चित्र बनाएंगे यहाँ पे, ये आपका हो गया एक चिकना समतल पृष्ठ। यहाँ पर ये नीले रंग की जितनी भी किरणें दिख रही हैं ये क्या है? आपकी आपतित किरणें। आपको नामांकन जरूर करना है बच्चों। विज्ञान में मैंने पहले भी कहा है बिना नामांकन के चित्र की कोई वैल्यू नहीं होती। ये क्या हो गई? हमारी आपतित किरणें हो गई नीले रंग की। अब इन आपतित किरणों को नियमित परावर्तन में आप बिल्कुल एक दूसरे के समांतर दिखाएंगे और फिर उसके बाद ये परावर्तित हो रही है तो ये भी क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी और इनको लिख देंगे आप नाम परावर्तित किरण। आपतित भी समांतर हो रही है एक दूसरे के और परावर्तित भी क्या हो रही है? एक दूसरे के समांतर हो रही हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या पूरा होगा? नियमित परावर्तन कंप्लीट होगा। अब दूसरी चीज उसने क्या पूछी है? विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन के अंदर आप क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश पुंज किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। चित्र देख लीजिएगा आप, यहाँ जो पृष्ठ है खुरदरा है, यानी यहाँ सीधा फिर यहाँ ऊंचा नीचा हो गया इस तरह से। अब इस पर जो नीले रंग की प्रकाश की किरणें हैं वो कौन सी हैं? आपतित किरणें। पर यहाँ सारी किरणें आप देखेंगे समान आपतन कोण पर नहीं है, एक दूसरे के समांतर नहीं हो, गिरने पर ये एक दूसरे के समांतर नहीं रहती हैं। अब जब इनका परावर्तन होगा तो क्या होगा? क्योंकि खुरदरा पृष्ठ है अलग अलग दिशाओं में होगा तो ये क्या हो जाएंगी? प्रकाश को फैला देंगी और इनका आप लेबलिंग कर देंगे परावर्तित किरण। ये पूरा करने पर आपका क्या होगा? विसरित परावर्तन कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हमारा आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सेकंड प्रश्न कौन सा है? पार्श्व परावर्तन क्या है? समझाइए।
समझाने का मतलब है आपको उदाहरण देना पड़ेगा। समझे बच्चों? केवल आप परिभाषा लिख के इसमें काम नहीं चला सकते। अगर पार्श्व परावर्तन क्या है तो ये एक अति लघुतरात्मक प्रश्न होता और आप 2 लाइन की परिभाषा लिख देते, पर यहाँ हमें लिखने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उदाहरण भी देना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा पार्श्व परावर्तन, आप हेडिंग डालेंगे इसका। जब भी कुछ पूछा जाता है तो हेडिंग बनाते ही, जैसे हमने नियमित और विस्तृत में भी बनाया था। यहाँ पे पार्श्व परावर्तन किसे कहेंगे? समतल दर्पण में प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है, इसी को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। हमने यहाँ शब्द लिखा समतल दर्पण। हमने अपनी बुक में समतल दर्पण के अंतर्गत ये चीज़ पढ़ी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दी। परंतु कोई भी दर्पण हो, गोलीय दर्पण में भी ये हमको कैसा दिखाई देगा? पार्श्व परावर्तन ही दिखाई देता है। बायां पक्ष दाईं तरफ और दायां पक्ष बाईं तरफ दिखाई देता है। तो इस तरह से फिर लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब में यह परिवर्तन सभी दर्पणों में होता है। अब यहाँ लिखिएगा आप उदाहरण, और उदाहरण से आप ये देखिए बीच में समतल दर्पण बनाएंगे। इधर वस्तु यानी हमने F का ब्लॉक लिया है और प्रतिबिंब बन रहा है उसका उल्टे F का, उसका F का दायां पक्ष बाईं तरफ, बायां पक्ष दाईं तरफ दिखाई दे रहा है। तो आप इतना भी करेंगे तो कंप्लीट है। और आप चाहें और बड़ा करना चाहते हैं इसे, तो आप लिख सकते हैं कि हम एक F ब्लॉक लेंगे जिसे समतल दर्पण के सामने रखेंगे और वो हमें उसमें कैसा दिखाई देगा? उल्टा, यानी उसका पार्श्व परावर्तन होता हुआ हमको दिखाई देगा। तो इस उदाहरण से आप समझा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द एम्बुलेंस के सामने की ओर उल्टा लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि आगे जाने वाली गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पणों में वो कैसा दिखाई देता है? सीधा, जिससे वो लोग क्या छोड़ देते हैं? एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना देते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। ये था हमारा कौन सा? सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न बच्चों, यदि एक बिंब मतलब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखा है तो किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए। यानी ये क्या कह रहा है आपसे कि आप किरण चित्र बनाएंगे और उसके द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाएंगे। अब कौन सा दर्पण है? सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा हमें कि दर्पण कौन सा है, कहीं गलत ना बन जाए हमसे। कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो आप सभी को पता है कि इस तरह से बनाया जाता है अवतल दर्पण। और वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो हम वही प्रकार और पेंसिल की सहायता से ये दर्पण का निर्माण करेंगे। ये मुख्य अक्ष है हमारी, बीच वाली लाइन मैंने बताया था 5 लाइनों में बीच की लाइन। यहाँ प्रकार रखेंगे, ये दर्पण का चाप लग गया। अब ये जहाँ प्रकार रखी थी वो बन गया हमारा C यानी वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से लेकर ये ध्रुव तक के बीच की जो दूरी है इसका आधा करके हम क्या बना देंगे? फोकस बिंदु बना देंगे अपना। ठीक है बच्चों। और अब हमें वस्तु रखनी है कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमने ये वस्तु रख दी। आप यहाँ पे लेबल भी कर सकते हैं A और B। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने वस्तु रख दी। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नियमों का इस्तेमाल करेंगे। यानी हमने 4 किरणों की बात की थी, उनमें से हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली वाली तो हमें करनी ही करनी है, मुख्य अक्ष के समांतर वाली। तो ये आई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराकर क्या फोकस बिंदु से होकर निकल गई। फिर अगली किरण कौन सी है? दूसरी वाली लिए हमने, जो फोकसीय किरण थी, जो फोकस बिंदु से होकर गई वो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? C से परे। अब इसकी लेबलिंग भी आप कर दीजिएगा A' और ये हो जाएगा B'। तो इस तरह से ये आपका किरण चित्र क्या हो गया? पूरा कंप्लीट। बिंब लिखेंगे यानी वस्तु जो है उसको लिखेंगे बिंब या वस्तु लिखेंगे, और जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब लिखेंगे। ठीक है। और ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है, तो अवतल दर्पण को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आपका किरण चित्र द्वारा आप प्रतिबिंब की स्थिति को बता सकते हैं, जैसा इसमें कहा है। पर किरण चित्र के साथ आप वो 4 शब्द जरूर लिखेंगे। ये बात मैंने पढ़ाते समय भी बोली थी कि ये प्रतिबिंब किस प्रकार का है, यानी कहाँ बना। स्थिति पूछी थी तो कहाँ बना बताइए? C से परे, या हम कह सकते हैं अनंत और C के मध्य। तो हमने लिखा प्रतिबिंब C व अनंत के मध्य बनेगा। अब किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं तो उल्टा लिखना पड़ेगा। और कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा। तो ये 4 बातें आप जरूर लिखिएगा। अगर कुछ याद नहीं रहे तो स्थिति पूछिए, तो स्थिति तो हम देख के बता सकते हैं। यदि हमने नाप के चित्र बनाया है तो हम देख के स्थिति भी बता सकते हैं, वस्तु का साइज भी बता सकते हैं, और उल्टा है या सीधा ये भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होगा।
अब हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझाइए। हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी बच्चों, पढ़ी थी या नहीं ये पढ़ी थी? कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है? एक मापदंड या कुछ हमने कहना चाहिए हम लोगों को कि कुछ हमने निर्धारित कर रखे हैं मापदंड जिसके अनुसार हम प्रतिबिंबों को निर्मित करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब भी हम आंकिक सवाल करते हैं तो जो UVF हैं, H और H' हैं, उनमें चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कार्तीय चिन्ह परिपाटी को बनाने के लिए या समझाने के लिए सबसे पहले आप इस चित्र का निर्माण करेंगे, जिसमें एक गोलीय दर्पण ले लिया हमने और ये मुख्य अक्ष हो गया और इस मुख्य अक्ष पे ये ध्रुव हो गया। क्योंकि जो जो चीज़ हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी में बनानी है या बतानी है तो वो चीज़ें हमें इस चित्र में दिखानी पड़ेंगी। यहाँ पे ये ध्रुव हो गया। अब इस मुख्य अक्ष के ऊपर सारी दूरी कैसी है, ऊंचाइयाँ या दूरी कैसी है, धनात्मक। तो यहाँ एरो लगा के धन का निशान धनात्मक ऊंचाई, यह नीचे एरो लगा के ऋणात्मक ऊंचाई, और इस तरफ की सारी दूरियां ये एरो बनाएंगे और ऋणात्मक दूरियां लिखेंगे और ये एरो बना के इधर धनात्मक दूरियां लिखेंगे। ये ज़रूर आपको बनाना है। अब ये चिन्ह परिपाटी जो है वो कह रहा है समझाइए। तो चित्र तो हमने बना दिया पर हमको समझाना यानी हमको लिखना भी है। तो आप सभी जानते हैं मूल बिंदु इसमें क्या होता है, ध्रुव को माना जाता है। आप सभी जानते हैं। तो यही बात हमको पहले लिखनी पड़ेगी कि इस पद्धति में दर्पण का जो ध्रुव है इसको हम P से भी डिनोट कर सकते हैं और मैंने यहाँ O से बता रखा है तो आप O से भी कर सकते हैं। किताबों में O से बना हुआ चित्र है ये। तो मूल बिंदु हम किसको मानते हैं, ध्रुव को मानते हैं। और मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का क्या माना जाता है, एक्स अक्ष माना जाता है। एक्स अक्ष जानते हैं ग्राफ में भी मूल बिंदु के दाएं बाएं जो रेखा जाती है क्षैतिज रूप में वो क्या कहलाती है, एक्स अक्ष। तो यहाँ पे जो हमारी मुख्य अक्ष है वो क्या बन गई, एक्स अक्ष मानी जाती है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे कि जो भी वस्तुएं रखी जाएंगी वो कहाँ रखी जाती हैं, बाईं तरफ रखी जाती हैं। किस तरफ रखी जाती हैं बच्चों, बाईं तरफ रखी जाती हैं। यानी इस मूल बिंदु के बाईं तरफ हम सारी वस्तुओं को रखते हैं। चित्र से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम इनको किस तरह से लिखेंगे। बाईं तरफ हम वस्तु रखेंगे, उसके साथ ही ये भी हमको याद रखना पड़ेगा कि हमारा ये O या P जो भी बिंदु है, ध्रुव जिसको कह रहे हैं, वो मूल बिंदु है और सारी दूरियां इसी बिंदु से नापी जाएंगी। तो बाईं तरफ हमेशा क्या रखेंगे हम, वस्तु। और जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बाईं तरफ भी बन सकता है और दाईं तरफ भी। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा दर्पण इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी स्थिति में वस्तु रखी हुई है। ठीक है बच्चों। अब जब हम वस्तु को बाईं तरफ रखेंगे तो जो U का मान होगा वो तो हमेशा कैसा होगा बताइए, ऋणात्मक होगा। क्योंकि दर्पण के कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण या ध्रुव के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाएंगी वो सब कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और इस दर्पण के दाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हैं मुख्य अक्ष के समांतर वो कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। इसी तरह से मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ, ऊपर से मेरा मतलब है कि बाईं या दाईं कहीं पर भी हो, मुख्य अक्ष के ऊपर आप दाईं तरफ नापें चाहे बाईं तरफ नापें, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर नाप रहे हैं तो वो सभी दूरियां कैसी होंगी, आपकी धनात्मक होती हैं। यदि मुख्य अक्ष के नीचे नाप रहे हैं, चाहे बाईं तरफ नापे चाहे दाईं तरफ, तो सारी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होती हैं। ये हमारे क्या थे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के कुछ प्रमुख नियम थे। तो अब ये लिखने के बाद उनको हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, मूल बिंदु यानी ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट, बिंब सदैव कहाँ रखते हैं, बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होंगी। हमने देखा था किस प्रकार से होंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की सभी दूरियां कैसी हैं, धनात्मक, और नीचे की ओर नापी जाने वाली सभी दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक मापी जाती हैं। तो ये पॉइंट्स हमको कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये क्वेश्चन पूरा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए एवं अपवर्तन के नियम लिखिए। यानी इसमें केवल अपवर्तन की परिभाषा नहीं लिखनी, हमें उसके बारे में थोड़ा और भी कुछ बताना है।
तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का अपवर्तन और इसके बारे में अपवर्तन की परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पृथक्कारी तल से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ये हमने लिख दिया। अब ये क्यों होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ से हम ये बताएंगे। क्या लिखा, प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, इसलिए जब प्रकाश की किरण माध्यम बदलती है तो उसमें क्या आ जाता है, वेग में परिवर्तन आ जाता है और अपवर्तन की घटना घट जाती है। ये दे दिया। अब हमारे माध्यम दो हैं, कोई माध्यम सघन हो सकता है, कोई माध्यम विरल हो सकता है। तो अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगा, और विरल से सघन में आ रही है तो क्या होगा। दोनों ही स्थितियों में हमको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ चित्र भी बनाएंगे और उसके बारे में बताएंगे भी। तो आप पहला पॉइंट देंगे, जैसे जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या हो जाता है, वेग अधिक हो गया, पहले से सघन में वेग कम था, विरल में ज़्यादा हो गया, तो इस कारण वो क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट जाती है। और आप इसको किरण चित्र से भी बताएंगे। ये आपका क्या हो गया, पृथक्कारी तल। आप यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या है आपका पृथक्कारी तल, या पृष्ठ भी कह सकते हैं, पृथक्कारी पृष्ठ। ये पृथक्कारी पृष्ठ, इस पर ये हम बीच में अभिलंब बनाएंगे डॉट डॉट और यहाँ लिख देंगे अभिलंब। ये एक आपतित किरण हो गई, लिखा हुआ, और ये आ रही है, एरो लगाना जरूरी है आपके लिए। फिर ये जैसे ही विरल माध्यम में आई तो ये क्या हो गई, इस अभिलंब से दूर हो गई, जबकि आना उसको कहाँ था, ये पीली वाली लाइन दिखाई दे रही है वहाँ पे, पर अपवर्तन हो जाने के कारण ये अभिलंब से दूर हट गई। तो ये तो हो गई आपतित किरण और ये क्या हो गई आपकी अपवर्तित किरण। यहाँ सघन माध्यम और विरल माध्यम भी लिखना आपके लिए जरूरी है। यहाँ मैंने एक उदाहरण स्वरूप कांच और वायु ले लिया है, आप चाहें तो मत लीजिए, और अगर आप ले सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये लिखना बहुत जरूरी है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति हमारी क्या होगी, इसकी विपरीत, जब प्रकाश की किरण विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। तो विरल में वेग अधिक था, सघन में आएगी तो वेग कम हो जाएगा, तो कम होगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर यही लिखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो वेग कम हो जाने के कारण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ चित्र बनाएंगे आप, वही विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब हमने उल्टा कर दिया, ऊपर कौन सा ले लिया विरल, नीचे ले लिया सघन। आप चाहें तो कोई उदाहरण भी दे सकते हैं, मैंने उदाहरण दे रखा है जैसे वायु और पानी। तो जब ये आपतित किरण आ रही है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसमें एरो, क्योंकि ये आती हुई हमें दर्शानी है। आपतित किरण आई इस पृथक्कारी पृष्ठ पे, यहाँ लिख दीजिएगा पृथक्कारी पृष्ठ, या हम तल भी कह सकते हैं, पृथक्कारी तल। और इस पृथक्कारी तल से उसके वेग में परिवर्तन आया तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। वास्तविक मार्ग होना चाहिए था ये, पर ये क्या हो गया, वेग कम होने के कारण अंदर की ओर मुड़ गई। आप दोनों ही चित्रों में, जैसे पहले चित्र में भी आपने देखा था, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण दोनों ही दिखाएंगे, समझे यानी कोण आई और कोण आर भी आपको बताना है। तो इस तरह से ये किरण चित्र बना देंगे और ये हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे। मैंने इन्हें पॉइंट वाइज दिया है, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अपवर्तन, हेडिंग डालिएगा, और फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, सघन से विरल में, और यहाँ क्या लिखेंगे, विरल से सघन में, और नीचे चित्र भी बना देंगे दोनों स्थितियों में, और ये बता देंगे कि अभिलंब के दूर हो रही है, यहाँ पे दूर हो जाएगी, ये अभिलंब के पास हो जाएगी, ये लिख देंगे बस इतना। ऐसे भी बता सकते हैं इसको। और फिर एक लाइन और बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश का वेग एवं दिशा परिवर्तित होते हैं, परंतु आवृत्ति पर कोई असर नहीं आता, यानी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। तो ये तो क्या हो गया, अपवर्तन की व्याख्या हुई। उसने दूसरी बात और पूछी है हमसे कि अपवर्तन के नियम लिखिए, तो वो भी हमको लिखने पड़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, अब अपवर्तन के नियम। दो नियम है, आपको पता ही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश की किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक स्थिर राशि होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यू। और कैसे प्रकट करेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। ये स्नेल का नियम भी कहलाता है, आप ये भी लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बना, प्रकाश के किसी रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो क्या होगा, हमेशा स्थिर होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अब साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, और स्थिरांक क्या है यहाँ पे, अपवर्तनांक, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना लिखने के बाद ये आपका प्रश्न कंप्लीट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस व अवतल लेंस के विभिन्न प्रकार बताइए। हमने बहुत अच्छी तरह पढ़े थे बच्चों। पहली बात तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं वो लिखेंगे आप। वे लेंस जो किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस। ये अपवर्तन के पश्चात प्रकाश को क्या करते हैं? अभिसारित करते हैं। ये लाइन भी लिखनी है। फिर आप इसके प्रकार बताएंगे। ये प्रकार आपने बता दिए, 3 प्रकार थे, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। नाम से ही इनकी परिभाषाएं हैं। क्या इसमें दोनों पृष्ठ उत्तल हैं? इसमें एक पृष्ठ समतल और एक कैसा है? उत्तल है। और इसमें एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ कैसा है? उत्तल है। आप इनके इस तरह से यहाँ पर नाम लिख के चित्र भी बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे चित्र हैं, हाथ से ही फटाफट बन जाएंगे। तब ये जाके आपका जो टॉपिक है वो पूरा होगा। किसका? उत्तल लेंस के प्रकार का। अब हम आते हैं अवतल लेंस के प्रकार पर। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे करना है। अवतल लेंस की परिभाषा क्या है? किनारों पर मोटे और बीच में कैसे होते हैं? सकड़े। और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश को क्या करते हैं? अपसारित करते हैं, यानी फैलाते हैं। फिर ये 3 प्रकार दे दिए इसके। पहला उभयावतल, दूसरा समतलावतल और तीसरा है उत्तलावतल। उभयावतल में दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं बताइए? अवतल। और इसमें दोनों पृष्ठ कैसे हैं? एक समतल है और एक कैसा है? अवतल। और इसमें कैसे हैं? एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ कैसा है? अवतल होता है। और इसको भी इस प्रकार से तीनों का चित्र बना के दर्शाना है। इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होगा। आप यहाँ से बहुत अच्छी तरह से उतार सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, गोलीय लेंस के लिए मुख्य फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिएगा। किसके लिए परिभाषित करना है हमको? गोलीय लेंस के लिए। और किस किस को? एक तो मुख्य फोकस और दूसरा कौन सा है? प्रकाशिक केंद्र। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मुख्य फोकस को। और क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम फोकस बिंदु या फिर मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि वो यही कह रहा है ना, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो आपने ये परिभाषा दे दी, पर चूंकि आप इसके चित्र भी बना सकते हैं और बनाने चाहिए, तो आप ये छोटे छोटे चित्र भी बना देंगे। यहाँ हमने उत्तल लेंस लिया है, इसमें ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई? फोकस बिंदु पर अभिसारित हो गई या मिल गई। जो हम कह रहे हैं ना मिलती हैं, तो यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे हमने लिख दिया फोकस बिंदु। अब इसके बाद ये क्या हो गया आपका? बताइए। अवतल लेंस हो गया। इस अवतल लेंस पे भी क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें आ रही है और अपसारित हो रही है, पीछे की ओर बढ़ाया तो फोकस बिंदु पर मिल रही है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। ये हो गया हमारा कौन सा? फोकस बिंदु। ये भी क्या हो गया? हमारा फोकस बिंदु। तो ये आप यहाँ पे परिभाषित करेंगे और यहाँ पे फोकस बिंदु को क्या करना है? हमें हाईलाइट करना है। ये बात आ गई समझ में आपको? यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें बनी हुई हैं। आप चाहें तो 2 प्रकाश की किरण, एक मुख्य अक्ष के एक ऊपर एक नीचे करके भी बना सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी बना सकते हैं, केवल 2 से भी काम चला सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या पूछी हमसे? प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र को ले लेते हैं हम। ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र। किसको कहेंगे? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी अपवर्तित हो जाती है, सीधी गुजर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और आपके ये सरल सरल से ये 2 चित्र हैं जो आपको बनाने हैं और यहाँ पर O बिंदु को अच्छी तरह दर्शाना है। और O बिंदु क्योंकि प्रकाशिक केंद्र है, तो आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं इसके कि प्रकाशिक केंद्र, या इधर लिख सकते हैं इसे हम किससे दर्शाते हैं? O से प्रकट करते हैं। ये बात भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा आता है वो है, गोलीय लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इसमें भी एक प्रकार से देखा जाए तो परिभाषा ही पूछी गई है। किस चीज़ की? वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। और किसके लिए? गोलीय लेंस के लिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र हम ले रहे हैं, हालांकि उसमें वक्रता त्रिज्या पहले दे रखा है, वक्रता केंद्र बाद में। तो हमें वक्रता त्रिज्या पहले ले सकते थे, पर हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वक्रता केंद्र की परिभाषा के बाद वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आसानी से दी जा सकती है। समझे बच्चों? तो सबसे पहले वक्रता केंद्र के लिए क्या लिखेंगे? लेंस के वक्र पृष्ठों को खोखले गोलों का भाग माना जा सकता है। उन गोलों के जो केंद्र हैं वही क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र कहलाते हैं। किसी भी लेंस के लिए 2 वक्रता पृष्ठ होते हैं, इसलिए वक्रता केंद्र भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिन्हें हम C1 C2 से या फिर 2F1 और 2F2 से प्रकट करते हैं। 2F1
और C1 एक ही बात है और 2F2 और C2 भी एक ही बात है, तो अपन किसी से भी प्रकट कर सकते हैं। अब इसका हम प्रकार से गोले बनाकर ये फटाफट से चित्र भी बनाएंगे। क्या है ये पीला वाला भाग दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया उत्तल लेंस। अब ये इन खोखले गोलों का भाग है, ये हमें दिखाना है, और यहाँ पर ये जो सेंटर है जहाँ से आपने प्रकार रखा था तो वहाँ पर अपन C1 और C2 लिख देंगे। इसी तरह से अवतल लेंस में भी ये जो गोले बनाएंगे आप प्रकार से बनाएंगे और इनके जो सेंटर पॉइंट है जहाँ प्रकार रखा था वहाँ C1 और C2 को लिख देंगे जो वक्रता केंद्र को शो करेंगे। दूसरी चीज़ ये पूछ रहे हैं वक्रता त्रिज्या, तो ये तो बहुत आसान हो गया बच्चों कि हम क्या लिखेंगे, लेंस के वक्र पृष्ठों को जिन खोखले गोलों का भाग माना जाता है या मानते हैं उन खोखले गोलों की त्रिज्याएं ही क्या कहलाती हैं, वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम किससे प्रकट करते हैं, R1 और R2 से प्रकट करते हैं। तो लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है वो प्रथम पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो R1, और जो द्वितीय पृष्ठ है जहाँ से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश निकलता है तो वो द्वितीय पृष्ठ है, इसलिए उधर की त्रिज्या जो होगी वो क्या कहलाएगी, R2 कहलाती है। तो इसको भी आप चित्र में प्रकट करेंगे। जैसे ये आपका प्रथम पृष्ठ है, बाईं तरफ का इधर प्रकाश आपतित होता है तो ये R1 हो गई, इधर से क्या होता है निकलता है, तो इधर वाली जो त्रिज्या होगी वो क्या हो गई, R2 हो गई। इसी तरह से अवतल लेंस में ये प्रकाश आपतित हो रहा है ये, तो इधर वाली जो है R1 और इधर से क्या होगा अपसारित होगा, तो ये वाली जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी, R2 कहलाती है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम लिखिए। गोलीय लेंस कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो जब भी हम नियम लिखेंगे तो उसमें दोनों के ही लेंसों का वर्णन आना चाहिए, या दोनों के बारे में ही ये क्लियर होना चाहिए कि उनसे बनने वाले प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन होते हैं। तो गोलीय लेंस से नियम के हमने 3 नियम पढ़े थे। तो पहला नियम कौन सा है हमारा, पर इसको लिखने से पहले हम इसको किस तरह से दर्शाएंगे, देखिए आप, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम निम्न हैं। पहला है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो उत्तल लेंस पर जब आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से गुजर जाती हैं। ये किसके लिए था, उत्तल लेंस के लिए। और यदि अवतल लेंस पर आपतित होती हैं तो फोकस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। ये हमको लिखना पड़ेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ लिखा है उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस से गुजरती हैं, तथा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ दर्शा दिया ना हमने अवतल लेंस को, के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती या आती प्रतीत होती हैं। आप इनके चित्र भी बना सकते हैं। ये चित्र बनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये मैंने जैसा आपको बताया था आप केवल 2 प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल कीजिएगा और मुख्य अक्ष बनाइएगा तो आपका चित्र भी फटाफट बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा नाप की ज़रूरत नहीं है, बस आपके लेंस का आकार सही बनना चाहिए, आकृति सही बननी चाहिए। आप स्केल के इस्तेमाल से लाइनें खींच सकते हैं इस पर फटाफट। अगला नियम जो दूसरा नियम था वो इसके बिल्कुल क्या था, विपरीत था। यहाँ हम बात कर रहे थे मुख्य अक्ष के समांतर गई और फिर क्या हुआ, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से निकली या निकलती प्रतीत हुई। इसमें क्या होगा, दूसरे नियम में जो प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से होकर आती हैं, मुख्य फोकस से आती हैं, वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आप दोनों ही चित्र में देख सकते हैं। यहाँ उत्तल लेंस में देखिए ये फोकस बिंदु से आ रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और इस अवतल लेंस में आप देखिएगा कि ये जो प्रकाश किरणें हैं ये जा रही हैं, इस पर टकरा रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे फोकस बिंदु से आ रही है या फोकस बिंदु की तरफ जा रही हैं। जैसे ही ये इस पर टकराएंगे अवतल लेंस पर, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी हमको यही बात लिखनी है, उत्तल लेंस से मुख्य फोकस से गुजरकर आने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तथा मुख्य फोकस से आती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दोनों लेंस की बात आ गई। ये हमारा क्या हो गया, गोलीय लेंस का दूसरा नियम हो गया। तीसरा तो बहुत ही सरल नियम था, क्या, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी गुजर जाती है, तो वो हमने लिख दी। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। और चित्र भी इनके बहुत आसान है, वो हमने यहाँ पे बना दिए। तो ये था हमारा किसका, 9वें प्रश्न का उत्तर। अब हमारा अगला प्रश्न है 10वां,
अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को किरण चित्रों द्वारा समझाइए। किसको? अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को किरण चित्रों द्वारा समझाइए। हमें कंडीशन नहीं दे रखी, तो याद करिएगा कि अवतल लेंस कौन सा था। उत्तल लेंस से हमने 6 स्थितियां पढ़ी थी प्रतिबिंब निर्माण की, जबकि अवतल लेंस से हमने 2 स्थितियां पढ़ी थी। तो जब इसने कोई कंडीशन दी नहीं है तो हमें दोनों ही स्थितियों को बताना पड़ेगा। तो पहली स्थिति हमने कौन सी ली? जब वस्तु किस पे है? अनंत पर। यही होती थी पहली स्थिति हमारी। तो अनंत पर जब वस्तु स्थित होगी तो क्या होगा? अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब निर्माण होगा वो किस तरह से होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी प्रकाश की किरणें और ये अपवर्तन होके क्या हो गई? अपसारित। क्योंकि यहाँ पे कौन सा लेंस है? अवतल, जो प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये अपसारित हो जाएंगी तो ये मिलेंगी तो है नहीं, पर यदि इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये फोकस बिंदु पे मिलती नजर आती है या गुजरती नजर आती है। तो ये आपको इसका चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है प्रतिबिंब निर्माण को किरण चित्रों द्वारा समझाइए। और यहाँ पर जो किरण चित्र बना रहे हैं आप, नाप के बनाएंगे, लेंस का भी नाप और किसका बताइए? प्रतिबिंब का चित्र भी। ये वाला चित्र भी आप चाहें तो बना सकते हैं, या इन दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं। दोनों भी बना सकते हैं और एक भी बना सकते हैं। ये क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही, पर ये समांतर किरणें हैं, तो ये जब भी लेंस से टकराएंगी तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी फोकस तल पर ही कहीं ना कहीं बनेगा। अगर आपको इसको बनाने में कठिनाई है तो मेरा सलाह ये होगी कि आप केवल इस चित्र को बनाइएगा, क्योंकि हम जो बात लिख रहे हैं वस्तु अनंत पर स्थित है, तो हम पहले नियम का इस्तेमाल कर लेते हैं जब क्या प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तब ये वाला चित्र ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। तो आप इस चित्र का निर्माण करिएगा। पर चित्र के साथ जैसा मैंने पहले भी बताया, आप 4 बातें ज़रूर बताएंगे कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। बहुत सूक्ष्म यानी बिंदुवत होगा, आभासी होगा और कैसा होगा? सीधा बनेगा, क्योंकि ये दर्पण कैसे, सॉरी ये लेंस कैसा है आपका? अवतल लेंस है। ठीक है बच्चों। दूसरी स्थिति हमारी जो इसकी आती है वो कौन सी है? जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं भी स्थित हो, क्योंकि अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण में हमारी 6 स्थितियां नहीं थी कि फोकस बिंदु या वक्रता केंद्र या कोई भी। हमारा क्लियर था कि अनंत से लेकर प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं भी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य ही बनेगा। तो यहाँ पर वो चित्र बनाना है आपको। ये अवतल लेंस रहा आपका, ये वस्तु रही ए बी, ये प्रकाश की किरण गई, अपसारित हो गई, ये प्रकाश की किरण गई, प्रकाशिक केंद्र से सीधी गुजर गई। तो इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ? फोकस बिंदु की ओर आ गई, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो ये जहां पर मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब। तो अब आप देखिए प्रतिबिंब कैसा है, कहाँ बन रहा है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य, जो हमने कह दिया यहाँ पे पहली बात। अब चूंकि ये काल्पनिक रेखा है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। ये सीधा है, दिख रहा है हमें, और वस्तु से कैसा है? छोटा होता है। तो इस कंडीशन में कहीं भी वस्तु होगी तो वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको उत्तर में बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था ये टॉपिक। क्या है? कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात कितना अभिसारित करता है या कितना अपसारित करता है, यही क्षमता लेंस की क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। समझे बच्चों? इसको हम किससे प्रकट करते हैं? कैपिटल P से। और ये किस पर डिपेंड करती है? फोकस दूरी पर। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को भी हम क्या कह सकते हैं? लेंस की क्षमता कह सकते हैं। और हम ये भी लिखेंगे इसमें कि यदि फोकस दूरी कम है तो लेंस प्रकाश को अधिक अभिसारित और अपसारित करेगा, और यदि फोकस दूरी क्या है? अधिक है, तो लेंस प्रकाश की किरणों को कम अभिसारित और कम अपसारित करेगा। समझे बच्चे? तो आप किस तरह से लिखेंगे इस चीज को? हेडिंग डालेंगे लेंस की क्षमता, फिर लिखेंगे लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ये तो हो गया हमारा लेंस की क्षमता। इसे हम कैसे प्रकट करते हैं? कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी लेंस की फोकस दूरी यदि f है तो हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर क्या हो गया? 1/f। यानी फोकस दूरी जो है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया? आपका डायप्टर कहलाता है। आप ये वाली बात लिखेंगे, ये सूत्र भी आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर आप इसके बाद बताएंगे किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है।
क्या बताएंगे आप कि किसी भी लेंस की जो क्षमता है, वो मैंने आपको बोला था फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, तभी तो हमारा ये सूत्र क्या आया, P बराबर 1/f। व्युत्क्रम में यही तो होगा। अब इसका क्या होगा, इससे क्या हुआ, मतलब क्या अंतर पड़ा, तो आप ये लिखेंगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कम है तो उस लेंस की अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता अधिक होगी, और यदि किसी लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो उस लेंस की प्रकाश की किरणों को कम अभिसारित और अपसारित करेगा, या उसकी क्षमता जो होगी लेंस की प्रकाश की किरणों को कम अभिसारित और अपसारित करने की होगी। ये बात आपको यहाँ पे पूरी देनी है। इसके साथ ही एक बात और लिखेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस बिंदु किधर आ रहा है, प्रकाश की किरणें किस तरफ काट रही हैं, दाईं तरफ लेंस के, और इसमें कहाँ मिलती प्रतीत हो रही थी, बाईं तरफ। तो इसलिए इनकी क्या हो गई, उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल लेंस की क्या हो गई, ऋणात्मक क्षमता होती है। अब ये प्रश्न तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जाता है। इसमें आप ये बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है और वो क्यों होता है और इसे कैसे दूर करते हैं, यानी उसका निवारण। तो सबसे पहली बात तो आप यही लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि निकट दृष्टि दोष का हेडिंग लिखिए, फिर उसके बाद बताइए। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप हेडिंग बना के फिर इसके बारे में लिखेंगे, वह दोष जिसमें निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती नहीं हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, या व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब इसके बाद आप ये भी जरूर लिखेंगे कि इस दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताइए, रेटिना से पहले ही बन जाता है। हमने बताया था ये चित्र में, तो उसी चित्र का निर्माण आपको यहाँ पे भी करना होगा कि जो आपकी कौन सी निकट में कौन सी वस्तु नहीं दिख रही, दूर की। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि इसका दूर बिंदु कहाँ आ गया, निकट। तो आपको ये भी चित्र बनाना पड़ेगा कि उसका दूर बिंदु जो अनंत पे था वो कहाँ आ गया, F पर, और जब F पर आ जाता है तो F पर रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। ये चीज आपको यहाँ भी लिखनी पड़ेगी कि इस दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण। ये क्यों होता है ये तो बताना ही पड़ेगा कि फोकस दूरी कम हो जाने के कारण ही दूर बिंदु क्या हो जाता है, निकट आ जाता है। अब इसका निवारण, क्योंकि वो निवारण भी पूछ रहा है आपसे, तो निवारण हेडिंग डालिए और इसमें बताइए, ये 2 पॉइंट दिए हैं मैंने कि इस दोष में उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके इसे संशोधित किया जा सकता है और वर्तमान युग में लेजर तकनीक से ऑपरेशन कराकर भी इसको दूर किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ का चित्र भी बनाएंगे कि ये देखिए आप अवतल लेंस का इस्तेमाल करके किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा आता है वो है दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। जिस तरह से हमने निकट दृष्टि दोष का वर्णन किया है उसी तरह से हम इसका भी करेंगे। हेडिंग डालिए दूर दृष्टि दोष, परिभाषा लिखिए कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल उल्टा है नाम का। और क्या लिखेंगे इसमें, इस दोष में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके लिए आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। आप देखिए जो रेटिना पे बनना चाहिए था इस वस्तु का, परंतु वो कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। किसमें, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है। और क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गई जिसके कारण लेंस की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। वो कम अपसारित या विसारित कर रहा है और इसी कारण क्या हो रहा है, वो इतनी दूर जाकर मिल रही हैं। तो लेंस के यानी लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है या जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे जाकर बन रहा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि उसका निकट बिंदु जो होता है वो कहाँ चला गया, दूर चला गया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस जगह पर जो बिंदु था N पर वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो यहाँ का प्रतिबिंब इस रेटिना पर बन रहा है। अब इसका निवारण बताना होगा हमें। तो हम क्या करते हैं इसके निवारण में, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं उचित क्षमता के। तो उचित क्षमता से मेरा मतलब है जिसकी आंखें जितनी कमजोर है डॉक्टर से पूछकर हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे,
इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, और दूसरा वही है लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करके भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र आपको ये भी देना चाहिए कि क्या उत्तल लेंस लगाने पर जो प्रतिबिंब है किसका, निकट रखी वस्तु का, वो कहाँ प्राप्त हो रहा है, रेटिना पर प्राप्त हो रहा है, वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, ये इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, क्या है, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य दोष क्या है। जरा क्या था, जिसके अंदर निकट और दूर दोनों ही प्रकार के दोष हों, तो हम क्या लिखेंगे, इस दोष में व्यक्ति को निकट स्थित और दूर स्थित दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या है, उम्र बढ़ने पर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। दूसरा, लेंस का लचीलापन जो होता है वो मांसपेशियों के कारण कम हो जाता है। ये कारण हो गए। और निवारण यानी कैसे इसको सही कर सकते हैं, इसके लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी का मतलब क्या हो गया, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस जो हैं एक साथ हों, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जब हमें दूर की वस्तु देखनी है तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस का, और जब पास की देखनी है तो हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। वैसे आजकल द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये इस प्रकार से इसका वर्णन कर सकते हैं। पहला वर्णन हुआ जरा दूर दृष्टि का। अब अगला कौन सा था, दृष्टि वैषम्य। तो दृष्टि वैषम्य का वर्णन देख लीजिएगा, कौन सा है, इस दोषयुक्त व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों स्थितियों की वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती, या तो ऊर्ध्वाधर ही देख पाएगा या कौन सा क्षैतिज। तो किस कारण से, क्योंकि कॉर्निया की जो गोलाई होती है वो अनियमित हो जाती है, इसके कारण ये ऐसा होता है। और इसमें हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम टॉरिक लेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। आप दोनों ही नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि टॉरिक लेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बेलनाकार और टॉरिक एक ही बीमारी में काम में आ रहे हैं, या एक ही प्रकार के लेंस हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से इसका पूरा उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो हमारा आ रहा है वो है, नेत्र की समंजन क्षमता और दृष्टिपरास से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे भी दो बातें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम नेत्र की समंजन क्षमता को अपना हेडिंग बनाएंगे। क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेता है। कौन, नेत्र लेंस। वही क्षमता क्या कहलाएगी, समंजन क्षमता कहलाती है। इसको हम एक बार फिर से बोल देते हैं, नेत्र की वह क्षमता या नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, क्या मतलब हुआ, कम या ज्यादा करके दूर और पास दोनों तरह की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करता है, वही क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेता है, जिसके कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है, यही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। कितना छोटा सा उत्तर है या नहीं। नेक्स्ट, दृष्टिपरास। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दृष्टिपरास। परास का मतलब क्षेत्र था ना, तो दृष्टि यानी देखा जाने वाला क्षेत्र। हमारी आंख, स्वस्थ आंख जो होती है वो कितना देख सकती है, निकट बिंदु से लेकर दूर बिंदु तक के बीच की जो दूरी है, उस बीच में कोई भी वस्तु होगी उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त करती है। और निकट बिंदु कितना होता है हमारा, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु की कितना मान होता है, अनंत होता है। तो यही बात हमको यहाँ पे लिखनी है कि निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। सामान्य व स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु की दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। इसके लिए आप इस तरह के दो लाइन डायग्राम भी बनाएंगे, बहुत आसान है। ये आपको क्या बता रहा है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, ये आपको दूर बिंदु यानी अनंत बता रहा है। तो ये आपके कौन से प्रश्न का उत्तर हुआ, 15वें प्रश्न का उत्तर। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न का लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, एक बिंब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत व 2f के मध्य रखा है। स्थिति देखिए कहाँ है, अनंत व 2f के मध्य। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। प्रतिबिंब की स्थिति किरण चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले नाप के बनाना है बच्चों, ये मैं फिर से कह रही हूँ। यहाँ पे आपने क्या बनाया, लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गई, इस पर प्रकाशिक केंद्र F1 F2 फोकस बिंदु, 2F1 2F2 वक्रता केंद्र हो गए आपके। अब स्थिति देखिए अनंत और 2F1 के बीच में, अनंत इधर हो गया और 2F1 इधर हो गया। तो बाईं तरफ रखते हैं, तो इस तरफ ये हमारी वस्तु AB रखी हुई है। आप नामांकित करेंगे बाकायदा AB को। अब पहला नियम लेंगे, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से
निकल गई। दूसरा, प्रकाश के केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल गई। जहां ये दोनों मिलेंगी वहीं वस्तु का क्या प्राप्त होगा, हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 और 2F2 के मध्य। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब 2F2 व F2 के मध्य बनेगा। अब ये वास्तव में मिल रही हैं तो कैसा हो गया, वास्तविक। और उल्टा बन रहा है, दिख तो रहा ही है, और वैसे भी आपको पता हो गया होगा अब तक तो कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, और वस्तु बड़ी है और ये छोटा है तो वस्तु से छोटा। ये चारों बात भी आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होगा। तो ये तो थे आपके क्या, लघुत्तरात्मक प्रश्न। मिलते हैं अगली बार हम निबंधात्मक और आंकिक प्रश्नों के साथ। थैंक यू बच्चों।